वेलकम गाइस। माय नेम इज अभिनव और ये है आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर अकेडमी। इस चैनल पे बेसिकली आप जितने भी ऑल इंडिया टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीटेट हो सेंट्रल लेवल पे या फिर एचटेट हो, यूपी टेट हो या जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं पूरे इंडिया में, हम उन सब की स्टडी करेंगे। तो मैं ये चीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने इस पूरे टेट के यानी कि सी टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, और अगर कोई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को मैथ्स पेडागोगी के साथ। बट मैथ्स पेडागोगी से ही मैंने लेक्चर को स्टार्ट क्यों किया? रीजन इज दैट कि मैक्सिमम 90 टू 80 टू 90% लोगों को मैथ से डर लगता है, और मैं जानता हूं कि मैथ्स पेडागोगी इतना इजी है जिससे कि आपके उसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ओके, दूसरी बात कि जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स पेडागोगी के अंदर, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जो सीटेट का पैटर्न है वो चेंज नहीं होता। वो सेम क्वेश्चंस को ही दोबारा पूछते हैं, बस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है, ज्यादा है पर इतने ज्यादा भी नहीं है। अगर सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस को आप एक बार देख भी लोगे तो आपको इसमें से 10 to 12 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ वैल्यू चेंज होगी उनकी, और आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, लेट मी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। Which of the following is mathematical technique of self assessment? सेल्फ असेसमेंट के लिए मैथमेटिकल टेक्निक कौन सी होती है? तो आपके पास कुछ सेकंड्स हैं खुद सोचने के लिए, बाकी मैं आपको आंसर बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट इज टू इंक्वायरी, पहले पूछना। टू कंपेयर, दो चीजों को कंपेयर करना। सेल्फ एनालिसिस, पहले उस चीज को सेल्फ एनालाइज करना वो क्या कह रहा है। एंड डी ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या है इसका, कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं किसी भी एक मैथ्स के कंसेप्ट को। पूछताछ करके, इंक्वायरी करके, सही लग रहा है ये? हम जब तक पूछेंगे नहीं हम जानेंगे नहीं उसके बारे में। दूसरा, कंपेयर करके, सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसको हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हम जान सकते हैं कि इसमें और उस क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद थर्ड इज सेल्फ एनालाइज, पहले हम खुद सोचेंगे सेल्फ कि इसमें कहाँ गलतियां हो सकती हैं या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है, ये सब कुछ। तो ऑब्वियसली ये तीनों ही सही है, तो तीन के सही का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल ऑफ दीज विल बी आवर आंसर, कि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। ओके, ठीक है, हिंदी में ऑप्शन आप देख लेना, मतलब डी पार्ट है सभी। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस, एक डिजायरेबल प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करो टू टीच फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। एक प्राइमरी लेवल पे ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए क्या टेक्निक हो सकती है? देखते हैं उनके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स, मतलब सिर्फ एक छोटे बेसिक शेप्स को पहचान के ही हम प्राइमरी लेवल की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बात गलत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है सीटेट में, एक चीज ध्यान देना पेडागोगी में, आपको चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना आपको लगेगा चारों ही सही है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर गड़बड़ कहाँ है? तो आपको ये ध्यान देना है कि चारों में ज्यादा सुटेबल कौन सा है। जैसे इसमें फर्स्ट इज सुटेबल, कि हाँ हम कर सकते हैं, हम शेप्स दिखा के बच्चों को सिखा सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड इज रिटन, लिमिटेड मतलब हम उससे आगे नहीं जाना, हमें सिर्फ यही दिखा के काम चलाना है, सिंपल बेसिक शेप्स की, ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है एंड ऑल। सेकंड ऑप्शन, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स। टीचर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? एक डेफिनेशन देके, शेप्स क्या होते हैं, ट्राइंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, एंड शोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, बट ये कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी हो गई, ये तो आपके पहले से ही करिकुलम में फिक्स्ड होता है कि हाँ भाई आपको ये पढ़ाना है, तो आप इसमें छेड़खानी कैसे कर सकते हो? तो ये ऑप्शन को सुटेबल नहीं लग रहा। देखते हैं थर्ड, children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space, मतलब एक बच्चे को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब उसको स्पेस में छोड़, मतलब एक छोड़ देना चाहिए कि हाँ वो देखे, बताए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज क्या है, सन कैसे है, मून क्या है, मून का शेप कैसा है, या हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उनका शेप कैसा है। तो उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, और वो हमें सेल्फ एनालिसिस से बताएगा कि स्पेस में जितने भी शेप्स हैं वो कैसे। एंड फोर्थ पार्ट,
Developing extensive geometrical vocabulary need not be an objective at primary level. तो ये तो बोल रहा है कि need not be an, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, और ए सुटेबल नहीं है क्योंकि लिमिटेड है, एंड बी कैन बी देयर बट उतना सुटेबल नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, that is children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। उसको पूरी छूट देनी चाहिए ताकि वो स्पेस में हर चीजों को एनालाइज कर सके। ठीक है, ओके नेक्स्ट, which of the following resources, the TLM, can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have same area without using formula? मतलब इनमें से कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको टीचर यूज कर सकता है ये बताने के लिए कि दो रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, उनका एरिया सेम है, ठीक है, लेकिन उसको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन स्केल, स्केल से मेजर करके, बट स्केल से तो लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं, और लेंथ ब्रेड्थ तो मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैसे ही नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड, ग्राफ पेपर हो सकता है क्या? देखते हैं। ग्राफ पेपर में आपको पता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, ये है आपका ग्राफ पेपर। तो इसमें क्या है, बॉक्सेस हैं। अगर आप सपोज कोई पिक्चर ये बनाते हो ट्रायंगल या रेक्टेंगल बनाते हो, सपोज ये रेक्टेंगल है हमारा, तो आप बता सकते हो कि इस रेक्टेंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस हैं, और 8 बॉक्स, वन बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 का कितना हो जाएगा, इंटू 8, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं। तो ग्राफ कैन बी द आंसर, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ग्राफ भी हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कंबाइंड आंसर्स है, मतलब एक आंसर नहीं है, कैन बी ओनली बी, बी एंड डी ओनली, सी एंड ए एंड डी। फिर देखते हैं थ्रेड, थ्रेड से क्या करेंगे हम? थ्रेड से तो हम लेंथ नाप सकते हैं, थ्रेड तो सीधी चीज होती है, एरिया के लिए यूज नहीं हो सकता, तो थ्रेड नहीं लग रहा। टाइल्स, क्या कैन टाइल्स बी द राइट चॉइस? क्या टाइल्स हो सकते हैं? देखते हैं। टाइल्स, ये आपके पास टाइल्स हैं, टाइल्स है ना, ये सपोज 4x2 का टाइल्स है, 2x4 का टाइल्स है, और सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 8 टाइल्स यूज करके आपका एरिया कंप्लीट हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ इनसे इसका एरिया इतना है। सपोज हमें प्री डिफाइंड है कि एक टाइल का एरिया मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक टाइल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें पता है यहाँ पे 8 यूज हुए हैं, तो इंटू 8, दो ये फॉर्मूला, आप सोचोगे मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला यूज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए फॉर्मूला। मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड करना फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ लोग इसको फॉर्मूला भी कहते हैं, बट ये फॉर्मूला नहीं होता है। दीज आर नॉट द फॉर्मूलाज, ठीक है, ये दीज आर द ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट्स एंड ऑल। फॉर्मूला मींस समथिंग लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई आर स्क्वायर, जो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, जिससे जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं उनको फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला यूज करने से बचना है। ठीक है, तो टाइल कैन बी द आंसर, टाइल भी सही है। ठीक है, तो यानी कि बी और डी सही है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारा कंबाइंड, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हिंदी में भले ही है बट सब कंबाइंड आंसर, ये ब्लू कलर में दे रखा है आपका, तो सी, बी पार्ट विल बी द आंसर, जिसमें कि बी और डी छुपे हुए हैं। समझ में आया आपको? ओके नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कौन सा मैथमेटिक्स यूज करता है, क्या करता है? फर्स्ट पार्ट, इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो एक छोटी सी बात है, जब वो अनपढ़ है, जब वो इलिटरेट है, तो वो अनपढ़ या फिर अशिक्षित, ज्यादा बेटर वर्ड है अशिक्षित बोलना, अनपढ़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो अशिक्षित है, मतलब अगर वो इलिटरेट है, तो क्या वो मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं ना। हाँ, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट माइनस तो कर सकता है, कैलकुलेशन जो उसके काम है, सपोज वो अगर राशन वाला है तो वो कैलकुलेशन कर सकता है, एड सब्ट्रैक्ट, अगर वो कपड़े वाला है तो लेंथ और एरिया मेजर कर सकता है ओरली, शायद हमसे भी फास्ट कर सकता है, बट वो सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, सेकंड, हैज ambiguity and very low level of correctness in it, मतलब वो अस्पष्ट है, एम्बिग्युइटी मतलब अस्पष्टता है, मतलब कंफर्मेशन नहीं होगी, और इसमें यह लिखा ना
कि उसमें अस्पष्टता है और इसमें अशुद्धता का स्तर बहुत कम है। तो हो सकता है कि लो लेवल ऑफ करेक्टनेस है, शुद्धता बहुत कम है और अस्पष्टता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर को अपने काम फटाफट पता होते हैं, सारा पता होता है कि मुझे, सपोज एक दुकानदार है बहुत पुराना, अगर वो हमें 10 सामान दे रहा है ना, तो हम भी इतने जल्दी नहीं जोड़ सकते जितना जल्दी वो बता देगा टोटल कितना हुआ। हम फोन से या फिर दिमाग सोचते रहेंगे, वो फटाफट बता देगा कि इतनी टोटल इतना हुआ, इसका इतने परसेंट इतना हुआ, आपको इतना पे करना है, क्योंकि उसका दिन रात का काम है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी पे पढ़ते हैं। शुड बी डिस्कस्ड by the teachers in classroom as an alternative strategy in solving related problems। क्या एक शॉपकीपर जो मैथमेटिक्स यूज करता है, क्या वो टीचर डिस्कस कर सकता है? क्या कोई टीचर अपने बच्चों से वो मेथड डिस्कस कर सकता है जो एक शॉपकीपर यूज करता है छोटे बच्चों से कैलकुलेशन करने के लिए? देखते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, इस ऑप्शन पे दोबारा आएंगे। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि कोई भी चीज, रियल लाइफ की चीज, आप अपने मैथ्स के क्लासरूम में यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैथमेटिक्स क्लासरूम में हम रियल लाइफ की हर चीज यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ दैट कैलकुलेशन विद द रियल लाइफ, कि रियल लाइफ से हम उस कैलकुलेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी चीज को, मैथमेटिक्स को, बाहर के रियल लाइफ सिचुएशन, ये शॉपकीपर क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन है, इसको हम क्लासरूम में डिस्कस ना नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम रियल लाइफ की हर चीज को क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, मैथ्स को उससे लिंक कर सकते हैं। मैथ्स तो लिंक करने के लिए बना हुआ है रियल लाइफ चीजों से। तो इन सब में अगर हम सबको एलिमिनेट कर दे तो भी हम सही आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी कभी होगा टेट एग्जाम्स में कि आपको सही आंसर नहीं समझ में आएगा, तो आप नेगेटिव आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब यही होगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ये भी एक तरीका होता है सही आंसर की तरफ पहुंचने का। देखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, और वैसे भी यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था पहले। कि टीचर एक स्टूडेंट को समझा सकता है कि शॉपकीपर ऐसे ऐड करता है, तुम भी ऐसे ऐड कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रेटजी की तरह हम उसे यूज कर सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। सो द राइट आंसर विल बी सी पार्ट। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट। अच्छा, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो ये तो वीडियो है, लाइव तो नहीं जा रहा, कुछ दिनों में लाइव भी आ जाएंगे हम, तो आप वहीं पूछ सकते हो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उससे मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ओके, now which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? कौन सा ऐसा सेट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की तरह यूज होता है मैथमेटिक्स में? फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, इसको पढ़िए और इसका क्या आंसर हो सकता है ये आपको देखना है। ठीक है, कह रहा कौन सा ऐसा है इसमें से सेट जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हो सकती है, एक रणनीति हो सकती है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जरा। इसमें आपका वो तरीका यूज होगा जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, नेगेटिव को एलिमिनेट करना, जो आंसर नहीं हो सकते, रॉन्ग आंसर्स को हटाना। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट, मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट ड्राइंग। पहली बात, कोई भी मैथ्स गेस पे तो कभी वर्क नहीं करता, और ड्राइंग तो मैथ्स में रोल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ट्रायल एरर, ठीक है, ट्राई करेंगे, सही है ये। ड्राइंग, फिर से ड्राइंग नहीं हो सकता। सी, ड्राइंग, फिर से ड्राइंग, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ रोट लर्निंग है। रोट लर्निंग मतलब क्या होता है? रट्टा लगाना, पता ना, 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 करते हैं ना हम, रट्टा लगाते हैं। मैथ्स कभी रट्टा लगाने को नहीं कहता, वो हम लगा लेते हैं अलग बात है, बट मैथ्स के अगर सॉल्विंग, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसकी स्ट्रेटेजी कभी नहीं होनी चाहिए रोट लर्निंग की तरफ। कि रोट लर्निंग हमें कभी सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं लेके जाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? हमें बेसिकली डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि रीजनिंग होगा, कोई रीजन हो उसके पीछे, कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम मतलब रीजन के साथ, वैलिडेशन के साथ देख सके कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है। वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, लेट इट बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी एक्स, बी वाई, बी पी, क्यू, कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। लुक फॉर अ पैटर्न, हम पैटर्न भी देख सकते हैं। जैसे सपोज कोई फिगर है, देख सकते हैं इसका पैटर्न ये है, तो अगले का पैटर्न भी कुछ ऐसा यूज हो सकता है क्या? तो ये स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हिंदी में आप इसे पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। जो लर्निंग आउटकम्स हैं मैथमेटिक्स में कैसे डेवलप हो सकते हैं? गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं कैसे? पहला पार्ट, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्विस, मतलब अचीवमेंट्स को बढ़ाओ बच्चे के, कंपटीशन एंड ऑल, इन चीज में बच्चा पार्टिसिपेट करे। कभी भी मैथमेटिक्स को हम एक कोई अचीवमेंट की तरह नहीं ले सकते कि हाँ भाई ये अचीवमेंट होगा तो ही मैथमेटिक्स है, नहीं। हम कंसेप्ट सीखते हैं ताकि लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ अचीव करना है कुछ इसलिए मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड, टू डिफाइन क्लास वाइज competencies and skill to be achieved by the children, इसको सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा है इस पार्ट में? बच्चे के अंदर टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज हमें क्लास वाइज रखना है, मतलब क्लास में जो होता है ना, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, देखते हैं किसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। कंपटीशन रखना है बच्चे के अंदर, ठीक है, ताकि वो अपने स्किल्स को अचीव कर सके, ठीक है। ओके, थर्ड क्या कह रहा है? टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, ये तो कभी नहीं हो सकता, कभी मैथ्स नहीं कहता, मैथ्स पढ़ाई कभी भी कोई पढ़ाई ये नहीं कहती भाई लास्ट टाइम में फाइनल टर्म में एग्जाम है, मार्क्स लाने हैं। ये कभी नहीं होता कि हम सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड हो, हम मार्क्स ओरिएंटेड नहीं हो सकते, हम मार्क्स की तरफ फोकस नहीं कर सकते, सिर्फ मार्क्स के लिए, नंबर लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये कोई मोटिव नहीं हुआ। एंड डी, सच दैट द चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स ऑफ फॉर कैलकुलेशन, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप सिखाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम मैथ्स को डेवलप करवाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? सबसे बेस्ट जो आंसर है दैट इज बी, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज, क्लास में कंपटीशन हो एंड स्किल्स भी डेवलप हो टू अचीव बाय द चिल्ड्रन, मतलब द लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल टू बी अचीव बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आया कि बच्चे के हमें अंदर से एक एक चीज को डेवलप करवाना है, उसके कंपटीशन में उसके स्किल्स को डेवलप करवाना है, ये मैथ्स कहता है, ना कि कोई रोट लर्निंग है, रट्टे लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फाइनल टर्म के लिए प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, यू कैन रीड द हिंदी पार्ट आल्सो। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम का फीचर कौन सा नहीं हो सकता? तो इसमें हमेशा बच्चे गलती करते हैं या टीचर्स गलती करते हैं, जब ये सीटेट दे रहे होते हैं, नॉट को कोई ध्यान नहीं देता, उल्टा पूछा हुआ है, विच कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, नॉट मतलब उल्टा नेगेटिव आंसर होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, वो नहीं होने के लिए, उसके फीचर्स ना हो, ऐसा कौन सा तरीका है? द फर्स्ट, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू टू अटेंशन, लैंग्वेज का, डायलॉग का जो रोल है मैथमेटिक्स में, उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, तो पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड, टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ए गिवन इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन से बहुत सारे कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं होगा मतलब ये नहीं है कि गलत है, ये सही है, हमें गलत चुनना है, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैंने पहला क्यों काट दिया, दूसरा क्यों काट दिया, ये तो सही बात है ना, ये भी सही है ना, बट हमें नॉट चुनना है, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स का कौन सा नहीं होना चाहिए, देन द ऑप्शन विल बी समथिंग एल्स, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, तो ठीक है, मैथ्स जो लैंग्वेज में यूज होता है, बट स्टिल एक पॉजिटिव तरीका है, पॉजिटिव तरीके को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट हमें नेगेटिव ढूंढना है, हमें नॉट वाला ढूंढना है, तो हम नॉट वाला ढूंढेंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप, इस पे ध्यान देना, कह रहा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स को यूज करना चाहिए असेसमेंट के लिए, और साथ साथ यहाँ पे बोला हुआ है मैथमेटिक्स क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव से हम कभी भी किसी को इतने बढ़िया से असेसमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट पे सोचना पड़ेगा हमें,
एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरियाज आर हाईलाइटेड। मतलब मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से या बाकी एक्टिविटी से जोड़ के देखो तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब फर्स्ट अच्छी चीज है, होना चाहिए क्लासरूम में, सेकंड भी होना चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे नॉट पूछा है, तो जो नहीं होना चाहिए वो हमें बताना है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए ना। सो आंसर विल बी सी पार्ट। समझ में आया आपको? यहाँ पे नेगेटिव आंसर चुनना है, इसलिए गलत को हम सही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हिंदी में आप पढ़ लेना। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, एट्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब एक विजुअली चैलेंज है मतलब जो देख नहीं सकता, देखने में प्रॉब्लम है। क्या लिखा ना, दृष्टि बाधित, जिसे देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, जिसे देखने में दिक्कत हो रही है, ऐसा बच्चा है। तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो यहाँ पे यूज होनी चाहिए? तो देखते हैं। टेलर्स एबाकस। टेलर्स एबाकस पता है आपको एबाकस क्या होता है? और आजकल सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, टीचर्स भी पढ़ाते होंगे, अपने स्कूल्स में आप लोग देखते होंगे। लाइन सी बनी होती है, रॉड शेप्ड होता है, पतले पतले थिन रॉड्स होते हैं, उसमें बीट्स लगी होती हैं। बीट्स को साइड करके 2 + 4 माइनस प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं। वैदिक मैथ्स में आजकल बहुत यूज हो रहा है एबाकस का। फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट। चलो टेलर्स एबाकस तो समझ में आ गया, एबाकस को एक जो इंसान देख नहीं सकता वो भी छू छू के टच कर लेगा। फ्रैक्शन किट समझ में आता है। नंबर चार्ट, नंबर चार्ट को बच्चा कैसे देख सकता है जब उसे दिखता ही नहीं है तो? ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव आंसर ढूंढेंगे हम। नंबर चार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, टेलर्स एबाकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। एक बार इसके बारे में सोचेंगे, अभी रुक जाते हैं, फुट पार्ट एक लेते हैं। कंप्यूटर, नंबर चार्ट, फिर नंबर चार्ट। तो एक नंबर चार्ट से मैं तीनों का एलिमिनेट कर दिया, हमें और कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर चार्ट यहाँ नहीं हो सकता, नहीं होगा ऑप्शन। नंबर चार्ट नहीं हो सकता, यहाँ नहीं होगा ऑप्शन। नंबर चार्ट यहाँ नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्यों? टेलर्स एबाकस। ओके, यहाँ पे ओके। कंप्यूटर, ठीक है ना, आजकल आते हैं ना कंप्यूटर में बहुत सारी लिपीज आती हैं, टच करके कीबोर्ड भी टच वाले आते हैं। हम ऑडियो डिवाइस यूज कर सकते हैं कि जो वो टच करे उसको सुनाई दे कि उसने क्या प्रेस किया एंड उसका क्या आउटकम है, फीडबैक क्या क्या है, साथ साथ मिलता रहे। एंड जियो बोर्ड ऑब्वियसली ये सब फिजिकल चीजें होती है छूने की। सो द आंसर विल बी सी। मतलब जो विजुअली चैलेंज बच्चा है उसके लिए सी ऑप्शन सही है। वो टेलर से बैकर्स, कंप्यूटर और जियो बोर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statement is true with respect to mathematics learning? कौन सा सही है? इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पूछा हुआ है। कौन सा सही है मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए? फर्स्ट क्या कह रहा है? जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स। तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि गर्ल्स वीक है मैथमेटिक्स में। ये क्या बात है? ये ठीक है, लोगों ने देखा है, हमने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, गर्ल्स को कहते हैं कि थोड़ा मैथ से भागती हैं। बट एक मैथ से भागना वो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नहीं पसंद, एक इंटरेस्ट हो सकता है। बट ये नहीं होता कि गर्ल्स को मैथ्स पसंद नहीं है, गर्ल्स भी मैथ्स में बहुत अच्छा करती हैं। तो हम एक किसी के हम गर्ल या बॉय होने से ये नहीं कह सकते कि इसको मैथ्स पसंद है या इसको मैथ्स, जेंडर डिसाइड नहीं कर सकता मैथ्स को। ठीक है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। जहां ऐसा कुछ है आप सीधा उसको हटा दो। सेकेंड, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग? लर्निंग के लिए क्या सबसे बेस्ट है? एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, सोचते हैं इसके बारे में, आगे कोई और नेगेटिव नहीं मिलता तो। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस, बोलते हैं टीचर्स बोलते होंगे आपको, या आप लोग अगर आप खुद टीचर्स हो तो आपके जब आप छोटे थे तो आपको पेरेंट्स बोलते होंगे बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, मैथ्स तो प्रैक्टिस से आती है। इवन मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बट एक्चुअल में गलत है। प्रैक्टिस करने से मैथ्स को हम और अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैथ्स प्रैक्टिस से आना ये गलत है। तो ये पार्ट नहीं हो सकता, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। फोर्थ, द मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। ये कोई बात हुई? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे आपको लगे या ना लगे। सपोज आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दुनिया में सबको अच्छी नहीं लगती, या आपको अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। तो कभी भी इन क्वेश्चन को देखे ना अपने इमोशंस को आगे मत लाना, अरे मुझे तो मैथ्स पसंद ही नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। वो आपको नहीं पसंद, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट सबको आपको सोच के चलना है। ठीक है,
सो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। हर कोई मैथ सीख सकता है, यही मैथ्स की लर्निंग की स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल सही। ओके, हिंदी में आप लोग पढ़ लेना कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से ध्यान देना है, यहाँ पे क्या आ गया है, नॉट। नॉट, नॉट पे फोकस करना है, नॉट पे फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। इनेट, ये तो मुझे अजीब सी बात है, लेकिन हम फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। कह रहा है मैथ्स में परफॉर्म करना की एबिलिटी और एक्सेल करना, बेस्ट करना, ये इनेट है, जन्म से आता है। मतलब मैं अगर मैथ्स में अच्छा हूं तो जन्म से अच्छा हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया, या मैं बेकार हूं तो मैं जन्म से ही बेकार हूं, या मेरे पापा की मैथ्स अच्छी थी तो मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरे पापा की मैथ्स खराब थी तो मेरी मैथ्स खराब है। ये कोई जीन फ्लो थोड़ा ना हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात तो गलत लग रही है, लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, इसलिए ये ऑप्शन को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। टीचर बिलीव करते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं उनका पावरफुल इम्पैक्ट होता है लर्निंग आउटकम पे। तो ये सही बात है, ये बात तो सही है। ठीक है, टीचर्स का बिलीव सही है, बट ये हमें नहीं बताना है, हमें तो यहाँ नॉट ढूंढना है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए गलत हो गया। वैसे ऑप्शन सही है, बट हमें नेगेटिव ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ध्यान देना, ये मत समझना कि गलत ऑप्शन है। स्टूडेंट्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। अब देखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या सोशल इकोनॉमिक, कोई गरीब घर से आया तो मैथ्स नहीं पढ़ सकता, कोई अमीर घर से तो मैथ्स ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा? ऐसा नहीं होता। सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी, सोशल उसके स्टेटस, और इकोनॉमिक स्टेटस पैसे, ये डिसाइड नहीं करते हैं कि वो मैथ्स पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। तो ये गलत है। ठीक है, तो अभी इस पे भी थोड़ा डाउट है, देखेंगे। ठीक है, तो लिखा ना, स्टूडेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। अब हमें ए ऑप्शन में कंफ्यूजन है और हमें सी ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। अभी आप देखते हो, मैं इसमें बताऊंगा कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा। डी पार्ट देखते हैं, स्कूल्स लैंग्वेज टू ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। स्कूल का लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है मैथ्स, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा, हिंदी में समझाई जा रही है मैथ्स, बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा। अब आप सोचोगे ये भी तो हो सकता है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती हो, मुझे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो इट मीन्स हो सकता है मुझे प्रॉब्लम यहीं से आ रही हो। बट ये ऑप्शन नहीं है। लिखा ना, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स। ठीक है ना, नहीं आता उसको, हिंदी नहीं आती उसको, उर्दू नहीं आती, या उसको सपोज कोई गया हुआ है, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो कहाँ से कर पाएगा? तो ये हो सकता है, बट हमें सही आंसर नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। ये सब तो सही है, बी और डी तो सही है। अब ए और सी में कंफ्यूजन है, तो हम ए पे जाएं या सी पे जाएं? अब देखना, अब आप सोचोगे सी तो सही बात है, कि क्या स्टूडेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया है तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। बट अगर ए से कंपेयर करो तो ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गलत ढूंढना है ना, सही लिखा हुआ है। क्यों? ठीक है, नहीं पढ़ता, इकोनॉमिक सोशल कंडीशन में नहीं पढ़ता, बट स्टिल अगर हम मैथ्स की बात करें, तो अगर बच्चे में कहीं, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे में कहीं सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर है या इकोनॉमिक प्रेशर है, तो शायद वो उतनी एजुकेशन नहीं ले सकता, जिसकी वजह से उसकी मैथ सीखने की वो क्वालिटी उस बच्चे से कम हो जाएगी जिसके पास ज्यादा पैसे हैं या ज्यादा सोसाइटी उसकी अच्छी है, उसको सोसाइटी अपलिफ्ट कर रही है, उसको पुश कर रही है सीखने की तरफ। ठीक है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, उन सब पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता, इतना नहीं पड़ता। बट क्योंकि अगर और ऑप्शन नहीं होते तो हम सी मार्क करते, बट क्योंकि ए और सी जो है हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब ए और सी दोनों ही सही हो सकते हैं, तो हमें क्या पता किसकी तरफ जाए। तो सी विल बी करेक्ट, यहाँ पे सी सही माना जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए गलत है और हमें गलत ही फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्टता मतलब फर्स्ट टॉप पोजीशन प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। तो नहीं भाई, जन्मजात तो नहीं होती, नहीं होती, इसलिए आंसर है क्योंकि यहाँ नॉट पूछा हुआ है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, बट अभी हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ऐसे ही कुछ लेक्चर्स में हम 10 10 करके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि
आपको वही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में मिल जाएंगे और आपके मैथ्स पेडागोगी में तो फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 on 10 10 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, बाकी रही कसर 2-4 नंबर की, तो किस्मत रही तो ये भी हो सकता है कि इन्हीं में से वो भी आ जाए, बट 10 तो पक्के हैं इसमें से। ठीक है, और हम मैथ्स के साथ साथ बाकी भी करेंगे। ठीक है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सब कुछ देखेंगे, क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिससे आपको इस साइट को छोड़ के, इस चैनल को छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं डेली या हर एक ऑल्टरनेटिव पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। सो जुड़े रहे हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लास की अपडेट्स और इस क्लास की पीडीएफ भी वहां मिल जाए। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे।